नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन MCQ सीरीज़। जैसे आप जानते हैं, इस सीरीज़ के अंदर हम पूरे भारतीय संविधान को MCQ के फॉर्मेट में कवर कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन वाले टॉपिक को ख़त्म किया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारा केवल एक टॉपिक बचा हुआ है, इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स वाला। तो इसमें हम सभी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को कवर करेंगे अगली कुछ क्लासेस के अंदर। आज की वीडियो में इस टॉपिक के अंदर शुरुआती जो हमारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं, शुरुआती 3 भाग हमारे जो हैं, चाहे वो भाग 1 हो जिसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में है, दूसरा भाग जिसमें नागरिकता के बारे में है, और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट मौलिक अधिकार। इन तीनों से रिलेटेड जितने MCQ आपके पास बन सकते हैं हम यहाँ पे कवर करेंगे और इन तीनों के आर्टिकल्स को एक क्विक रिवाइज यहाँ पे करेंगे। इस पूरी सीरीज की ये हमारी 49वीं क्लास है। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है जिसमें हमने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को टॉपिक वाइज यहाँ पे MCQ के रूप में कवर किया है, तो आप उनको प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, भारतीय संघ में किसी नए राज्य का प्रवेश व उसका निर्माण करने की शक्ति और प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है। जैसे हमने कहा कि हम सबसे पहले भाग 1 की बात करेंगे। जो भाग 1 है ये संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। भाग 1 के अंदर 1 से लेकर 4 आर्टिकल्स आते हैं। जो आर्टिकल नंबर 1 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो सबसे पहला आर्टिकल है, वह संघ के नाम और उसके राज्य क्षेत्र की बात करता है कि संघ का नाम क्या होगा, राज्य क्षेत्र क्या क्या होगा, वो सारी बातें आर्टिकल 1 में बताई गई हैं। जो आर्टिकल 2 है वो कहता है नए राज्यों का प्रवेश या नए राज्यों का निर्माण, ठीक है। और आर्टिकल 3 ये कहता है कि राज्यों की सीमाओं में, क्षेत्रों में या उनके नाम में परिवर्तन, वो आर्टिकल 3 में है। 1 से 4 तक आर्टिकल जरूर है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो केवल 1, 2, 3 है। पूछा है नए राज्यों का प्रवेश या निर्माण, तो ये होता है आर्टिकल 2 में। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। भारत के मौजूदा राज्यों की सीमाओं, क्षेत्रों या उनके नामों में परिवर्तन करने संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किए जाते हैं। अगर मौजूदा राज्यों की सीमाओं में, क्षेत्रों में या उनके नाम में परिवर्तन करना हो तो ये होता है आर्टिकल 3 के तहत। कोई नया राज्य बनाना हो या फिर बाहर से कोई राज्य अगर हमने जीता है उसको हम भारत में शामिल कर रहे हैं, तब क्या होता है, आर्टिकल 2 होता है, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 1 जिसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है के तहत आने वाले अनुच्छेदों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और सत्य कथन आपने बताना है। पहला कथन है, यदि भारत सरकार को किसी बाहरी या नए राज्य का प्रवेश या निर्माण भारतीय संघ में कराना हो तो संसद अनुच्छेद 2 की शक्ति का प्रयोग करेगी। पहला बिल्कुल सही है। यदि भारत के भीतर किसी वर्तमान राज्य की सीमाओं, क्षेत्रों या उसके नाम में परिवर्तन करना हो तो प्रक्रिया अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संचालित होगी। क्या ये सही? ये भी सही है आपका। अनुच्छेद 1 के अंतर्गत संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का स्पष्ट उल्लेख है, ये वाला भी आपका सही यहाँ पे होगा। पूछा है इनमें से कौन सा सही है, तीनों के तीनों कथन हमारे सत्य यहाँ पे होंगे। विभाजन के समय पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के नागरिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है। हमने भाग 1 को कंप्लीट किया, उसमें 3 ही आर्टिकल हैं, तीनों के हमने क्वेश्चंस को देखे। यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी मिल जाते हैं, कई बार ये सवाल आए हुए हैं। अब हम बात करते हैं भाग 2 की, जिसमें हम नागरिकता से क्या क्या सवाल बनते हैं उनको जानेंगे। पूछा है विभाजन के समय पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के नागरिक अधिकारों का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है। हमारे संविधान में 2 आर्टिकल हैं जो पाकिस्तान से आने जाने वाले नागरिकों के नागरिक अधिकारों की बात करता है। एक करता है आर्टिकल 6 और एक करता है आर्टिकल 7। जो आर्टिकल 6 है ये पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के क्या अधिकार हैं उनकी बात करता है। जो आर्टिकल 7 है ये भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिकों के साथ क्या होगा, उनके लिए क्या प्रावधान है, वो 7 में बताया गया है। तो ये है पाकिस्तान से आने वालों के लिए, ये वाला आर्टिकल नंबर 7 वाला है पाकिस्तान जाने वालों के। पूछा है पाकिस्तान से भारत आने वाले, तो आने वालों का है आर्टिकल 6। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा।
बेसिकली जो हमारे संविधान में भाग 2 है, भाग 2 हमारा आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक चलता है। आर्टिकल 5 जो है, जो इसका शुरुआती आर्टिकल है, इसमें यह कहा गया है संविधान लागू होने के समय नागरिकता। ये प्रावधान किसमें है, यानी जब हमारा संविधान लागू हुआ तो जो जो यहाँ पर थे, किन किन लोगों को नागरिकता मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो सारे प्रावधान किसमें हैं, आर्टिकल 5 में है। उसके बाद 6 और 7 पाकिस्तान आने जाने वालों के लिए है, 6 पाकिस्तान से आने वालों के लिए, 7 पाकिस्तान जाने वालों के लिए। ठीक है। पाकिस्तान और भारत के बीच व्यक्तियों के आवागमन से जुड़े नागरिकता अधिकारों को परिभाषित करने वाले अनुच्छेदों का सही जोड़ा कौन सा है? तो 2 ही आर्टिकल हैं आने जाने वाले, एक है 6 और एक है 7। 6 वाला आने वालों के लिए है, पाकिस्तान से जो भारत आएंगे, 7 वाला जाने वालों का है। ठीक है। भारतीय मूल के ऐसे लोग जो भारत से बाहर निवास करते हैं, उनके नागरिकता अधिकारों का संरक्षण कौन सा आर्टिकल करता है? कई सारे भारतीय नागरिक ऐसे हैं जो विदेशों में रहते, लेकिन उन्होंने वहां की कोई नागरिकता हासिल नहीं करी है। तो ऐसे लोगों के बारे में जो भारतीय मूल के हैं और भारत से बाहर निवास करते हैं, उनके लिए क्या क्या प्रावधान है वो बताया गया है आर्टिकल 8 के अंदर। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 8 जो है भारतीय मूल के ऐसे लोगों की नागरिकता अधिकारों के बारे में बात करता है जो भारत से बाहर निवास करते हैं। ठीक है। नागरिकता जो भाग 2 और आर्टिकल 5 से 11 तक है, इसके अंतर्गत भारत पाकिस्तान विभाजन और बाहरी देशों से जुड़े नागरिक अधिकारों के संदर्भ में यहाँ पे युग्म आपको दिए गए हैं, इनको आपने मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। आर्टिकल 6 ये किसके बारे में है? आर्टिकल 6 पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के नागरिक अधिकारों की बात करता है, तो पहले का हो जाएगा 2। आर्टिकल 7 भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिकों के अधिकार की बात करता है, यहाँ पे हो जाएगा दूसरे का 3। आर्टिकल 8 ये किसके बारे में है? भारतीय मूल के ऐसे लोग के अधिकार जो भारत के बाहर विदेशों में निवास करते हैं, तीसरे का होगा 1। आर्टिकल 5 संविधान लागू होने के समय नागरिकता, यानी कि उस समय क्या क्या प्रावधान था, किन किन लोगों को मिली, क्यों मिली, कैसे मिली, वो सारे प्रावधान जो हैं, यानी अगर किसी को संविधान लागू होने के समय नागरिकता मिली है तो वो किस आर्टिकल के तहत मिली है? आर्टिकल 5। ठीक है। तो यहाँ पे चौथे का होगा 4। 2, 3, 1, 4 हमारा आंसर है, जो कि आपको ऑप्शन ए में देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो नागरिकता के जो अधिकार है वो 5 से लेकर 11 तक है। आपका 5 क्लियर हो गया, 6 क्लियर हो गया, 7 क्लियर हो गया, 8 क्लियर हो गया। ठीक है। यदि कोई भारतीय नागरिक विदेशों में अपनी स्वेच्छा से नागरिकता अर्जित कर लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं रहता। ये कड़ा प्रावधान किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? यानी अगर आपने कई बार ये सवाल सुना होगा कि अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर किसी देश की नागरिकता हासिल कर लेता है, किसी दूसरे देश की नागरिकता हासिल कर लेता है, तो उसकी नागरिकता का क्या होगा? उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी। और ये किस आर्टिकल के तहत होगा? ये आर्टिकल 9 बात करता है। ठीक है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। यानी आर्टिकल 9 में कहा गया है विदेशों में स्वेच्छा से नागरिकता अर्जित करने वाले लोगों का नागरिक ना होना। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन यहाँ पे चुनें। अनुच्छेद 8 भारतीय मूल के उन लोगों के अधिकार बताता है जो भारत से बाहर रहते हैं, सही है। आर्टिकल 9 के तहत स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता लेने वाले भारत का नागरिक ना होने का प्रावधान है, ये भी सही है आपका। पूछा है कौन सा सत्य है? दोनों कथन आपके सत्य हो जाएंगे। ठीक है। एक और चीज पूछी जाती है और काफी कंफ्यूजन रहती है कि भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, तो कई बार इसका अर्थ ऐसे में लगाया जाता है कि आप एक साथ भारत की नागरिकता और किसी और देश की नागरिकता नहीं ले सकते। भारत में एकल नागरिकता चलती है और यह भी प्रावधान है कि अगर आप भारत के अलावा किसी दूसरे देश के नागरिक हैं तो आपकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी। लेकिन उसका एकल नागरिकता से कोई संबंध नहीं है, वो आर्टिकल 9 के तहत होता है। आर्टिकल 9 में यह प्रावधान किया गया है। तो दोहरी नागरिकता नहीं है भारत में, एकल नागरिकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ जैसे अमेरिका में चलता है, जैसे आपको अमेरिका में पूरे अमेरिका की नागरिकता अलग से लेनी पड़ेगी और अमेरिका के जो 50 राज्य हैं, अलग अलग राज्य हैं, उनकी नागरिकता अलग लेनी पड़ेगी। यानी अगर आप अमेरिका के किसी राज्य के अंदर रहते हैं, जैसे आप मान लीजिए वॉशिंगटन में रहते हैं या फिलाडेल्फिया में रहते हैं, वहां की नागरिकता अलग है, अमेरिका की नागरिकता अलग है। भारत में ऐसा सिस्टम नहीं है कि आपको यूपी की नागरिकता अलग लेनी पड़ेगी, मध्य प्रदेश की अलग लेनी पड़ेगी और इंडिया की अलग लेनी पड़ेगी। भारत में चलती है एकल नागरिकता, यानी केवल अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप सभी राज्यों के नागरिक हैं। ठीक है।
अगला, भारतीय संविधान के अनुसार संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता के अधिकारों का नियमन करने की अनन्य शक्ति किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो देखिए, संसद नागरिकता से संबंधित जो भी नियम होंगे, नागरिकता के अधिकारों को रेगुलेट कर सकती है। ये किस आर्टिकल में कहा गया है? ये बात कही गई है आर्टिकल 11 के अंदर। हमने 9 को देखा, 9 के बाद आता है आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 में क्या बात कही गई है? आर्टिकल 10 में नागरिक अधिकारों की निरंतरता के बारे में बताया गया है कि नागरिकता आपकी बनी रहेगी, असामान्य परिस्थितियों के अलावा नॉर्मल जो कंडीशंस होंगी उसमें आपकी नागरिकता नहीं जाएगी। तो नागरिक अधिकारों की निरंतरता ये किस में बताया गया है? आर्टिकल 10। आर्टिकल 11 आता है फिर, जो कि आखिरी अधिकार है, आखिरी नागरिकता से रिलेटेड हमारा आर्टिकल है। 11 कहता है कि संसद कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों को रेगुलेट कर सकती है, नियमन कर सकती है। तो यह है आर्टिकल 11। ठीक है। नागरिकता की समाप्ति तथा संसद की विधायी शक्तियों से जुड़े कड़े अनुच्छेदों के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। यहां पर असत्य कथन बताना है। जब भी आपके पास सही या गलत चुनने के लिए आए, जब भी आपके पास कथन वाला सवाल आए, तो आपने सबसे पहले यही देखना है कि वो सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। क्योंकि कई बार हम फ्लो में पढ़ते हैं और यहाँ पे देख नहीं पाते कि उसने सत्य पूछा है या असत्य पूछा है। तो यहाँ पर आपसे असत्य पूछा है। पहला, आर्टिकल 9 के तहत यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित करता है तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये बिल्कुल सही है। आपसे गलत पूछा है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ये नहीं होगा। आर्टिकल 11 संसद को यह अनन्य शक्ति देता है कि वह कानून बनाकर नागरिकता के अधिकारों को रेगुलेट कर सकती है। ये भी सही है, लेकिन क्योंकि हमें गलत बताना है तो ये भी हमारा उत्तर नहीं है। आर्टिकल 9 संसद को नागरिकता कानून बनाने की शक्ति देता है और आर्टिकल 11 विदेशी नागरिकता लेने पर प्रतिबंध लगाता है। तो ये वाला गलत है। विदेशी नागरिकता पर प्रतिबंध लगाता है आर्टिकल 9 और संसद को शक्ति देता है आर्टिकल 11। ये गलत है और गलत ही आपको बताना था, तो यही हमारा उत्तर है, ऑप्शन सी। नागरिकता का उल्लेख संविधान के भाग 2 में है, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। ये आपका बिल्कुल सही है और ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि हमें गलत बताना था, जो हमने बता दिया। भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का विस्तार किन आर्टिकल के मध्य में मिलता है? अब हमने नागरिकता वाले को भी कंप्लीट किया, उसका अच्छे से रिवीजन किया, एक एक आर्टिकल से रिलेटेड क्या क्या सवाल बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, उनको हमने समझा। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सभी आर्टिकल को देखा। अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सबसे इंपॉर्टेंट भाग जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, भाग नंबर 3, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक। ये है मौलिक अधिकार। तो भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार हैं। ये किस आर्टिकल तक फैले हुए हैं? ये फैले हुए हैं 12 से लेकर 35 तक। 5 से 11 तक तो नागरिकता है और 36 से लेकर 51 तक हमारे डीपीएसपी हैं। तो 12 से लेकर 35 तक क्या है? हमारे मौलिक अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 12 से 35, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर यहां पे हो जाएगा। ठीक है। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध संविधान के किस आर्टिकल के द्वारा सुनिश्चित किया गया है? तो हमारे मौलिक अधिकारों की जो शुरुआत होती है वो 12 से 35 तक होती है। जो आर्टिकल नंबर 13 है वह मूल अधिकारों के असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली जो विधियां हैं उनसे संबंधित है। आर्टिकल 14 से हमारे मूल अधिकार जो है वो शुरू होते हैं। मूल अधिकार हमारे कितने हैं? तो 6 हैं, जिसमें सबसे पहला वाला जो है वो है समता का अधिकार। ठीक है, या समानता का अधिकार। समता का अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 आते हैं। फिर ऐसे ही दूसरा वर्ग आता है स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक आता है। ऐसे ही आगे हम बढ़ते जाते हैं। यहां पर पूछा है भेदभाव का निषेध, कि आप किसी भी व्यक्ति से धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान इन आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकते, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ये कहता है समानता के अधिकार के अंतर्गत। अब समानता के अंदर तो हमारे पास 14 भी है, 15 भी है, 16 भी है, 17 भी है और 18 भी है। ये 5 आर्टिकल्स आते हैं 14 से लेकर 18 तक। 14 में कहा गया है कि कानून के सामने सभी बराबर होंगे और सभी के लिए कानून बराबर होगा। यानी ये विधि के समान समानता की बात करता है, विधि के समान समानता। ठीक है, यानी विधि के समक्ष समानता। जो आर्टिकल 15 है यह किसी भी भेदभाव को निषेध करता है, यानी ये व्यक्तियों में समानता की बात करता है। तो धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान इनके आधार पर समानता मानी जाएगी, भेदभाव नहीं होगा, ये कहता है आर्टिकल 15 और यही हमारा आंसर है।
आर्टिकल 16 लोक नियोजन के अवसर पे यानी नौकरी के अवसरों के लिए सबको समान अवसरों की बात करता है। ठीक है, जो आर्टिकल 17 है हमारा, ये अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, अनटचेबिलिटी का एबॉलिशन करता है, उसको खत्म करता है। और आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत करता है। ठीक है, तो ये है समानता के अधिकार 14 से लेकर 18 तक। भारतीय नागरिकों को सरकारी नौकरियों में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की गारंटी कौन सा आर्टिकल देता है? यह आर्टिकल 16 देता है कि सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। जो रिजर्वेशन दिया जाता है वो इसी आर्टिकल के तहत अपवाद की श्रेणी में डाला गया है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। सामाजिक समानता स्थापित करने के उद्देश्य से अस्पृश्यता का उन्मूलन, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, किस आर्टिकल के तहत किया गया है? तो अस्पृश्यता का उन्मूलन आर्टिकल 17 में किया गया है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। समानता के अधिकार जो 14 से 18 तक हैं के तहत दिए गए नागरिक और सामाजिक प्रतिबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। अब मैंने आपको सभी आर्टिकल जो है समानता के अधिकार के उनको बताया है। अब उन्हीं के ऊपर कथन वाला सवाल है जिसमें आपको सबसे पहले देखना है कि सत्य पूछा है या असत्य। तो सत्य पूछा है। पहला, आर्टिकल 15 में कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ केवल उसके धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। पहला आपका बिल्कुल सही है कि इन आधारों पे किसी भी आधार पे व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा राज्य। ये लोगों का मौलिक अधिकार है, तो ये सही है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का प्रावधान आर्टिकल 15 में है, गलत होगा। आर्टिकल 16 में है। आर्टिकल 17 के तहत अस्पृश्यता का समूल उन्मूलन किया गया है और आर्टिकल 18 उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है, यह सही है। पूछा था कौन से सही हैं, तो पहला और तीसरा आपके सही है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत समता का अधिकार के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। फिर से मौलिक अधिकारों के समानता वाले जो अधिकार हैं, 5 आर्टिकल्स थे, उनको हम अभी देख रहे हैं। आर्टिकल 14 राज्य को आदेश देता है कि वह किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से वंचित नहीं करेगा, यानी कानून सबके लिए बराबर होगा और सब कानून के आगे बराबर होंगे। ये कहता है आर्टिकल 14, जो कि बिल्कुल सही है। आर्टिकल 15 के तहत धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का कड़ा निषेध होता है, ये भी सही है। आर्टिकल 17 सामाजिक कुप्रथा, अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, ये भी सही है। और आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत करता है, ये वाला भी सही है। तीनों के तीनों आपके सही हैं, सही कूट का ही आपने चयन करना था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को कुल कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है? तो हम मौलिक अधिकारों को पढ़ रहे हैं। मौलिक अधिकार हमारे 6 हैं, जिसमें पहला है समानता का अधिकार जो 14 से 18 तक है। हमने एक एक आर्टिकल को डिटेल से समझा। उसके बाद दूसरा मौलिक अधिकार है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंदर आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक आते हैं। अब हम इनको जानेंगे। तो 19 की बात कर रहा है, 19 के अंदर कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं? आर्टिकल 19 में वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। टोटल मौलिक अधिकार हमारे 6 हैं और आर्टिकल 19 जो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है, इसमें कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं वो भी 6 हैं। ठीक है, अब वो 6 इसमें कैसे उनको बांटा गया है? तो इसके अंदर आर्टिकल 19 जो है हमारा बेसिकली ये मूल किससे संबंधित है? तो ये वाक स्वतंत्रता यानी हमारे बोलने के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या है? इसके अंदर है 19A है, इसके अंदर 19B है, इसके अंदर 19C है, इसके अंदर 19D है हमारा, इसके अलावा 19E है। ध्यान रखना इसमें 19F नहीं है, वो संपत्ति से रिलेटेड था, बाद में उसको भी हटा दिया गया। 31 में भी था, इसमें भी था, इनको हटाया गया बाद में। E के बाद सीधा आता है 19G। तो ये आते हैं 6 आर्टिकल इसके अंदर। अब इन 6 आर्टिकल में क्या क्या बात कही गई है? जो मेन है 19, ये है स्वतंत्रता बोलने की, बोलने का अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है। अब इसके अंदर 6 प्रकार की आपको आज़ादी है। कौन कौन सी है? सबसे पहले है यहाँ पे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वो 19A के अंदर है पर्टिकुलरली। दूसरा है शांतिपूर्ण एकत्र होने और सभा करने की स्वतंत्रता, सभा करने की। तीसरा है संघ बनाने की स्वतंत्रता। चौथा देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। पांचवां देश में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। और छठवां कोई भी व्यापार या आजीविका चलाने की स्वतंत्रता। तो ये हमारी 6 स्वतंत्रताएं 19 में। कई बार इनको क्रम से लगाने के लिए भी आता है, तो आपने याद कैसे करना है? क्योंकि आर्टिकल 19 बोलने की आज़ादी हमें देता है। आर्टिकल जो पहला है 19A, ये बोलने की आज़ादी से रिलेटेड है।
वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब जब आप बोलेंगे तो लोग जमा होंगे, तो जमा होने की स्वतंत्रता 19B में है। जब जमा होंगे तो आप एक संगठन बना सकते हैं, तो संघ बनाने की आपको आज़ादी है, तो वो 19C में कहा गया है। जब आप संघ बनाएंगे तो उसका प्रचार करने के लिए आप देश में कहीं भी आ जा सकते हैं, तो आवागमन की स्वतंत्रता 19D में है। अब जब आप कहीं भी जाएंगे तो वहां पर आप बसने का भी सोच सकते हैं, तो आपको कहीं पर भी निवास करने की स्वतंत्रता है ई में। और जब बस जाएंगे तो व्यापार या आजीविका के लिए कुछ भी व्यापार आप कर सकते हैं, वो ई में बताया गया है। तो याद करने के लिए आप इनको ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। भारतीय प्रेस या नागरिकों की वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को आर्टिकल 19 के किस उपभाग में रखा गया है? तो वाक एवं अभिव्यक्ति यह है 19 के ए में, और 19A में ही भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता की बात कही गई है, यानी फ्रीडम ऑफ प्रेस। इसको लेकर कोई अलग सा आर्टिकल नहीं है। जो आर्टिकल 19 है बोलने के अधिकार को लेकर, इसी में समाहित इसको माना गया है, ठीक है। बिना हथियारों के शांतिपूर्ण एकत्र होने और सभा करने की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है? तो अभी हमने पढ़ा कि पहले आप बोलेंगे तो लोग जमा होंगे, लेकिन जमा आप शांतिपूर्ण तरीके से होंगे बिना हथियारों के, तो ये आएगा 19B के अंदर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल देश में कहीं भी आने जाने और देश में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता देता है? तो बोलने का ए में है, एकत्र होने का, सभा करने का जो है वो बी में है, संघ बनाने का सी में है, कहीं भी आने जाने का डी में होगा, और कहीं भी निवास करने का वो ई में हो जाएगा। तो डी और ई हमारा सही आंसर यहाँ पे होगा, ठीक है। अगला 19 के अंतर्गत दी गई 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं के सटीक क्रमिक चक्र को जांचने के लिए निम्नलिखित में से सही कोड का चयन करें। फिर से आपने मिलान करना है। देश में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। अब आप सीधा उस चार्ट को बनाएंगे कि ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है, डी में क्या है, ई में क्या है, एफ नहीं है, सीधा जी है, ठीक है। तो इसको हिसाब से आप तब मिलाएंगे। देश में कहीं भी निवास करने की जो स्वतंत्रता है वो ई के अंतर्गत आती है, यानी कि सबसे पहले आ जाएगा 3। कोई भी व्यापार, व्यवसाय या जीविका चलाने की स्वतंत्रता वो आखिर में है, जी के अंदर है, 19G में है, यानी दूसरे का 4। शांतिपूर्ण तरीके से संघ या संगठन बनाने की आज़ादी, ये आएगी सी में, तीसरे का हो जाएगा हमारा 1। और देश के किसी भी हिस्से में आवागमन की स्वतंत्रता, यानी बिना बाध्य के, बिना बंधन के घूमने की आज़ादी, ये कहा गया है आपको आर्टिकल डी के अंदर, यानी कि 2। 3, 4, 1, 2 हमारा सही आंसर है। 3, 4, 1, 2 ये रहा ऑप्शन ए। आर्टिकल 19 के तहत दी गई 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं को यहाँ पर मिलान कीजिए। फिर से दिए गए हैं वही आर्टिकल, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो प्रैक्टिस भी ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए। 19A जो है ये क्या कहता है? ये अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करता है। 19B, अब आप बोलेंगे तो लोग जमा होंगे, तो शांतिपूर्ण एकत्र होने और बिना हथियारों के सभा करने की आज़ादी। सी क्या कहता है? बोलेंगे तो आप संगठन भी बना सकते हैं, तो भारतीय संघ या समितियां बनाने की स्वतंत्रता, यानी भारतीय संघ के अंदर आप कोई भी संगठन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बना सकते हैं। और डी क्या है? जब संगठन बना लिया तो उसका प्रचार करेंगे, तो कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। तो पहले का हमारा 2 है, दूसरे का हमारा 1 है, तीसरे का हमारा 4 है और चौथे का 3 है। 2, 1, 4, 3 हमारा सही आंसर यहाँ पे बनेगा, जो कि ये रहा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण का अधिकार किस आर्टिकल के तहत आता है? अब हमने 19 की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, लेकिन स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो 19 से लेकर 22 तक है। 19 तो हमने देख लिया, इसके अंदर 3 और आते हैं, 20 आता है, 21 आता है और 22 आता है, ठीक है। जो हमारा 20 वाला आर्टिकल है ये अपराधों की दोष सिद्धि से संरक्षण है, यानी एक अपराध के लिए आपको एक बार सजा मिलेगी, अपराध के समय जो कानून था उसके अनुसार सजा मिलेगी, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए आपको मजबूर नहीं किया जाएगा, वो भी इसी में कहा गया है। तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण वो आर्टिकल 20 में है। आर्टिकल 21 सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो हमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है। ये वाला 20 और 21 आपातकाल के दौरान भी इनको स्थगित नहीं किया जा सकता, ठीक है। और आर्टिकल जो 22 है हमारा, ये गिरफ्तारी से संरक्षण की हमें आज़ादी देता है, ठीक है, यानी गिरफ्तारी से संरक्षण की बात करता है। तो यहाँ पे अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण की बात थी, जो आर्टिकल 20 में है। भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, वो कौन सा है? तो ये कहता है आर्टिकल 21, ऑप्शन बी।
आर्टिकल 21 के अंदर बहुत सारे आर्टिकल आपको मिल जाते हैं, सब आर्टिकल्स, यानी बहुत सारी अलग अलग प्रकार की जो स्वतंत्रता हैं जो आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं। जैसे अच्छी हवा पाने का अधिकार, ये भी मौलिक अधिकार है, किसमें है? आर्टिकल 21 के अंदर है। शादी करने का अधिकार, ये भी मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 21 के अंदर है। विदेश घूमने जाने का अधिकार, वो भी क्या है? मौलिक अधिकार है, वो भी 21 के अंदर ही माना गया है। तो जितने भी ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो आपके जीवन या आपके व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संबंधित हैं, वो सब आर्टिकल 21 के अंदर आते हैं। ठीक है। एक और पूछा जाता है राइट टू प्राइवेसी, वो किसके अंदर है? वो भी आर्टिकल 21 में ही माना गया है। ठीक है। तो ऐसे कोई भी अधिकार जो किसी व्यक्ति के जीवन या उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता से रिलेटेड हो, जैसे शादी करना, विदेश घूमना या कोई भी कार्य करना, वो सब आपके किसके अंदर है? वो 21 में ही माने गए हैं। जीवन से रिलेटेड जैसे साफ पानी, साफ जल पीना, साफ हवा हो गई, अच्छा वातावरण हो गया, ये सब किस में आएगा? 21 में ही माना जाता है। ठीक है। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में किस आर्टिकल के तहत जोड़ा गया है? तो देखिए 21 जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें मैंने आपको कहा इसके अंदर हमारे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की बात कही गई है। बाद में 21 के अंदर एक और आर्टिकल जोड़ा गया 21A, जो कहता है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार जो है वो उनका मौलिक अधिकार होगा। अब जो बड़े लोग हैं उनके लिए क्या है? उनके लिए उनकी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, आज़ादी है व्यक्तिगत, वो इंपॉर्टेंट है, उनके जीने का अधिकार इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो बच्चे हैं छोटे, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पढ़ाई लिखाई। आप इनको ऐसे में याद कर सकते हैं। ये याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, जो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए उनके जीवन के लिए, क्योंकि अगर वो वहाँ पर अच्छा पढ़ेंगे तो आगे उनका जीवन आसान होगा, तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी 21 में जोड़ा गया है, 21A के अंतर्गत। ठीक है। बाकी जितने मौलिक अधिकार इन अन्य अन्य कैटेगरियों में नहीं है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और व्यक्ति के जीवन से रिलेटेड है, वो सब 21 में ही माने जाते हैं। ठीक है। मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम से संरक्षण का अधिकार किस आर्टिकल के तहत एक दंडनीय अपराध घोषित है? हम बात कर रहे थे स्वतंत्रता के अधिकारों की। इसके अंदर हमने 19 को बहुत अच्छे से जाना, हमने 20 को बहुत अच्छे से जाना कि अपराधों के संबंध में 2 सिद्धि से संरक्षण। इसके बाद हमने 21 और 21A को जाना। इसके अंदर एक और आर्टिकल बचता है, आर्टिकल 22। ये गिरफ्तारी से संरक्षण की बात करता है, यानी अगर कोई गिरफ्तार किया जाता है व्यक्ति, तो हिरासत में लेने का कारण पूछना उसका मौलिक अधिकार है। दूसरा, 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, यह भी उसका अधिकार है। और तीसरा, पसंद के वकील से उसको सलाह लेनी होगी या ले सकता है, उसको यह अधिकार है, मौलिक अधिकार है। तो गिरफ्तारी से संरक्षण जो है वो आर्टिकल 22 में बताया गया है कि अगर कोई गिरफ्तार होता है तो उसके क्या क्या अधिकार है, वो 22 में है। ठीक है। इसके बाद हमने 2 कैटेगरी तो कर ली, हमने समानता के मौलिक अधिकार देख लिए, स्वतंत्रता के देख लिए। इसके बाद आता है तीसरा मौलिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार 2 आर्टिकल इसके अंदर आते हैं, आर्टिकल 23 आता है, आर्टिकल 24 आता है। शोषण 2 तरीके से हो सकता है, या तो बड़ों का होगा या बच्चों का होगा। तो पहला वाला जो आर्टिकल है 23, ये बड़ों की बात करता है, इसमें सारे लोग आ जाते हैं, बच्चे भी आ जाते हैं, बड़े भी आ जाते हैं। ठीक है। लेकिन बच्चों के लिए पर्टिकुलर रूप से जो है वो 24 है। तो पहले 23 की बात करते हैं। 23 में कहा गया है, ये किसके अंदर है? दोनों के दोनों, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो 23 में कहा गया है मानव दुर्व्यापार, यानी मानवों का आप व्यापार नहीं कर सकते, और बलात् श्रम, यानी कि जबरदस्ती आप उनसे काम नहीं करवा सकते, तो ये आप उनका शोषण नहीं कर सकते। ये सभी मानवों के लिए है। ठीक है। ये आर्टिकल 23 में कहा गया है। और आर्टिकल 24 जो है ये खासकर बच्चों के लिए है कि 14 साल के कम के जो बच्चे हैं आप उनको कारखानों में कार्य नहीं करवा सकते। तो ये दोनों के दोनों शोषण के विरुद्ध हैं। ये वाला आपके सभी के लिए है कि आप उनको व्यापार नहीं कर सकते, मानवों का उनको बेच नहीं सकते, खरीद नहीं सकते। दूसरा, आप उनसे जबरन काम भी नहीं करवा सकते। तो ये आर्टिकल 23 में है। और 24 कहता है 14 साल के बच्चों के आप कारखानों में उनको नहीं लगा सकते। वो भी क्या है? शोषण से उनको सुरक्षा, संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है। बलात् श्रम को प्रतिबंधित करने हेतु कारखानों में बच्चों के रोजगार का निषेध कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 24। अब 23 और 24 में आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। 23 बड़े लोगों के लिए है, सभी के लिए है वैसे तो, लेकिन क्योंकि 24 पर्टिकुलर बच्चों के लिए, तो आप याद करने के लिए कर सकते हैं कि 23 जो है वो बड़े लोगों के लिए है, 24 जो है वो छोटे बच्चों के लिए है। ठीक है। हालांकि जो 23 है वो सभी के लिए, जैसे मैंने आपको कहा, लेकिन याद करने के लिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। तो अभी तक हमने जो पढ़े, हमने समानता का अधिकार देखा, हमने स्वतंत्रता का अधिकार देखा, हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार देखा। अब उनको लेकर के कथन यहाँ पे दिया गया है, मिलान दिया गया, इसमें से गलत युग्म कौन सा है वो आपने बताना है। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन है, बिल्कुल सही है। 19C में संघ बनाने की आज़ादी है, तो 19C में क्या संघ बनाने की आज़ादी है? तो ये बिल्कुल सही है। ए में बोलने की आज़ादी है, बी में एकत्र होना, सी में संघ बनाना, सही है।
21A निःशुल्क शिक्षा का अधिकार देता है, ये भी सही है। 23 कारखानों में बच्चों के रोजगार का निषेध, गलत है। 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार देते हैं। 23 बड़ों के लिए है, यानी मानवों के लिए, सभी के लिए है कि आप उनको दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, आप उनसे जबरन काम नहीं करवा सकते। और 24 पर्टिकुलर बच्चों के लिए है, तो ये वाला गलत है। 3 कथनों पर विचार करें और इनमें सही आपने चुनना है। 21 के देश के सभी व्यक्तियों को जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण देता है, सही है। आर्टिकल 21A के तहत 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है, यह भी सही है। आर्टिकल 23 कारखानों में बच्चों के रोजगार का निषेध करता है, जबकि 24 मानव दुर्व्यापार और बलाश्रम से संरक्षण देता है। सीधा आप कहेंगे, क्योंकि अब आपने अच्छे से पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। 23 और 24 यहाँ पे पलट दिए गए हैं। जो बात 23 के आगे लिखी है ये 24 में आएगी, जो 24 के आगे लिखी है वो 23 में आएगी। पूछा है सही कौन सा है, तो पहला और दूसरा आपके सही यहाँ पर होंगे, ठीक है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपने अंतःकरण की तथा धर्म को बिना किसी बाधा के मानने, अभ्यास करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता कौन सा आर्टिकल देता है? 3 मौलिक अधिकार हमने पढ़ लिए, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके बाद आता है चौथा मौलिक अधिकार हमारा, वो है धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है, इसके अंदर हमारा आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27 और आर्टिकल 28, ये 4 आर्टिकल आते हैं। जिसमें जो आर्टिकल 25 है ये धर्म के अंतःकरण की बात करता है कि आप स्वतंत्र हैं, धर्म की स्वतंत्रता है आपको, आप कोई भी धर्म मानिए, उसका प्रचार कीजिए, अभ्यास कीजिए, उसको बढ़ाएं, इसकी आज़ादी पूरी देता है आर्टिकल 25, ठीक है। जो आर्टिकल 26 है हमारा, ये किसकी बात करता है? आर्टिकल 26 धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता देता है कि धार्मिक मामलों को आप मैनेज कर सकते हैं, कोई फंक्शन वगैरह आप करवा सकते हैं। तीसरा कहता है आर्टिकल जो 27 वाला है, धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संधाय से स्वतंत्रता, यानी धार्मिक चीज़ों को टैक्स से बाहर रखा गया है इसके अंदर कि धार्मिक धर्म की अभिवृद्धि के लिए टैक्सों से आपको आज़ादी मिल सकती है, वो 27 में है। और आर्टिकल जो 28 है, धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता, यानी कहीं पर अगर धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, चाहे वो कोई स्कूल है या कोई भी जगह है, तो आपके पास आज़ादी है, आपके पास ऑप्शन है, आप वहाँ पे चाहें तो खड़े रहें या ना रहें, आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता कि आपको ये सुनना ही होगा। तो वो 28 में कहता है। तो जो चौथा मौलिक अधिकार है उसमें ये 4 आते हैं। 25 कि आप कोई भी धर्म मानिए, 26 आप उसको मैनेज कीजिए, कि आपको उसकी आज़ादी है, कोई भी फंक्शन करवाइए, आपको पूरा प्रबंध करने की आज़ादी है। 27 में कहता है टैक्स के बारे में कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए आपको टैक्स से छूट की यहाँ पे स्वतंत्रता है। और 28 वाला कहता है धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता, ठीक है। राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता, यानी धार्मिक उपासना में भाग न लेने की स्वतंत्रता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? यह आर्टिकल 28 के अंदर आता है, ठीक है। निम्नलिखित गलत युग्म यहाँ पे आपने चुनना है। अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म को मानने, अभ्यास करने, प्रचार करने का अधिकार, क्या यह आर्टिकल 25 में है? पहला बिल्कुल सही है। आर्टिकल 28 राजकीय या कुछ विशिष्ट शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित ना होने से स्वतंत्रता या उपस्थित होने की स्वतंत्रता, ये भी सही है आपका। फिर आर्टिकल 29 दिया है। अब 2 आर्टिकल 29 दिए हैं, दोनों के आगे एक एक बात कही गई है, 2 अलग अलग है। जाहिर सी बात है दोनों में से गलत होगा आपका। यहीं पर आता है हमारा 5वां मौलिक अधिकार। 5वां मौलिक अधिकार है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। इसके अंदर 2 ही अधिकार, एक 29 है, एक 30 है। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार जो बेसिक रूप से अल्पसंख्यकों के अधिकारों से रिलेटेड है। इसमें जो आर्टिकल 29 है वो ये कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण ये उनका मौलिक अधिकार है। और आर्टिकल 30 ये कहता है कि शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का, उनको प्रशासन का देखना, ये अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार है। यानी अल्पसंख्यक जो हैं वे शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, उसका प्रबंधन कर सकते हैं। ये 30 में कहा गया है। 29 में कहा है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया जाएगा, संस्कृति के मामले में चाहे शिक्षा के मामले में। अब आपने दोनों पढ़ लिए। 5वां मौलिक अधिकार हमने देखा कि शिक्षा और संस्कृति के अधिकार से रिलेटेड है। अब देखिए यहाँ पे कौन सा गलत है। 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था खोलने और उसे चलाने का अधिकार। क्या ये 29 में है? नहीं, 29 में हितों का संरक्षण है, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण। 30 में उनको अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों को खोलना और उनको चलाने का अधिकार है। तो ये वाला गलत है। आपको कौन सा पूछा है? आपसे पूछा है गलत वाला, तो यही हमारा उत्तर है। 29 में अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण है, ये बिल्कुल सही आपका होगा, ठीक है। इसके बाद है हमारा
मौलिक अधिकारों के हनन होने पर उसे परिवर्तित कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करना किस आर्टिकल के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार है? हमने 5 मौलिक अधिकार देख लिए। सबसे पहले समानता का अधिकार देखा 14 से 18, फिर स्वतंत्रता का अधिकार देखा 19 से 22, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार देखा 23 से 24, फिर हमने धर्म की स्वतंत्रता या धार्मिक स्वतंत्रता वाला अधिकार देखा 25 से 28, फिर शिक्षा और संस्कृति से संबंधित अधिकार कि अल्पसंख्यकों के क्या है वो हमने देखे। इसके बाद छठा मौलिक अधिकार हमारा आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके अंदर एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 32, और आर्टिकल 32 कहता है कि अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट वहां से रिट जारी करेगा। ये रिटें कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती हैं? तो ये 5 प्रकार की होती हैं। पहली होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट यह आदेश देता है कि आप शरीर को हमारे सामने प्रस्तुत करें, ठीक है। दूसरी होती है परम आदेश, जिसे मैंडेमस कहते हैं। इसे कहते हैं आज्ञा देना। इसमें सुप्रीम कोर्ट पद अधिकारियों को आज्ञा देता है कि आप अपने कर्तव्यों का पालन करें, परम आदेश, ठीक है। तीसरा होता है प्रतिषेध या जिसे निषेधता या इंग्लिश में प्रोहिबिशन कहते हैं, यानी मना करना। इसमें सुप्रीम कोर्ट अपने से नीचे कोर्ट को मना करता है कि ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, आप ये काम नहीं कर सकते। चौथा रिट होता है उत्प्रेषण, जिसे सर्टिरोरी कहते हैं, यानी और अधिक हमें इंफॉर्मेशन दीजिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट अपने से नीचे वाले कोर्ट्स को कहता है कि आपके पास जो भी लंबित मामले हैं आप ऊपरी कोर्ट में भेज दीजिए। और पांचवा और आखिरी होता है अधिकार पृच्छ यानी क्यू वारंटो, यानी किस अधिकार से। इसमें सुप्रीम कोर्ट किसी व्यक्ति को पूछता है, या कोई सरकारी अधिकार अगर होगा या कोई अगर संस्था में कोई व्यक्ति होगा उसको पूछा जाता है कि आपने ये जो काम किया है वो किस अधिकार से किया है। तो ये 5 प्रकार की रिटें जारी होती हैं जिसको आपने याद करना है। कई बार हमने इन रिटों को देखा है, तो वो आर्टिकल 32 के तहत आती हैं। इनमें से कौन कौन सी कोर्ट है, कौन कौन सी रिट है जो सुप्रीम कोर्ट केवल अपने से निचले वाली कोर्ट को जारी करता है, व्यक्तियों के लिए नहीं करता? तो वो एक है प्रतिषेध वाली और एक है उत्प्रेषण वाली। ये निचली कोर्ट्स के लिए जारी होते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट या उसकी नीची कोर्टों को जारी करेगा, हाई कोर्ट अपने से नीचे वाली कोर्ट को जारी करेगा। तो इसको भी याद करना, कई बार पूछ लेता है। बाकी की जो 3 है, चाहे वो बंदी प्रत्यक्षीकरण हो, परमादेश और अधिकार पृच्छ हो, वो व्यक्तियों के लिए होती है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज जो हमारी थी एमसीक्यू फॉर्मेट वाली, उसके आखिरी टॉपिक की शुरुआत करी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो शुरुआती 3 आर्टिकल्स थे, क्योंकि इसमें लगभग आपको एक एक आर्टिकल पढ़ना होता है, तो हमने उनकी अच्छे से प्रैक्टिस यहाँ पर करी। आर्टिकल 1, 2, 3 को लेकर हमने देखा, फिर आर्टिकल 5 से लेकर 11 देखे, फिर हमने 14 से लेकर पूरे आपके 32 तक जितने भी मौलिक अधिकार थे सबको अच्छे से प्रैक्टिस यहाँ पर किया। बिल्कुल समझते हुए किया, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए किया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।